Hello everyone. So we are here with our first RC. This is a GMAT RC and we will be dealing with only one question, that is the main theme question. So as talked in the previous video, we will first be going with the main theme questions. हम लोग फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस करेंगे ऑन मेन थीम क्वेश्चन. ओके, देन वी विल मूव टू स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक एंड ऑल अदर क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आरसी. राइट, let's solve it. It's on your screen. According to the economic signaling theory, consumers may perceive the frequency with which an unfamiliar brand is advertised as a cue that the brand is of high quality. Okay, the notion that the highly advertised brands are associated with high quality products does have some empirical support. And, these two men found that heavily advertised products did indeed rank high on the certain measures of the product quality, because large advertising expenditure represents a significant investment on the part of the manufacturer. Only companies that expect to recoup these costs in long run through consumers' repeated purchase of the product, they can afford to spend such amounts. So basically ये paragraph is telling us कि जो कुछ according to economical signal some theory, consumers may perceive the frequency with which an unfamiliar brand is advertised. So जो जिस frequency से brand की advertisement होती है, तो वो कहते हैं कि अगर किसी ब्रांड की एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हाई है. ओके, इसको सपोर्ट करने के लिए एक तो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं. एक ये मार्क इनका स्टेटमेंट है कि हेवीली एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स इंडीड रैंक हाई ऑन द सर्टेन प्रोडक्ट क्वालिटी. इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है बिकॉज लार्जर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर. अगर एक्सपेंडिचर बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट भी इसके मैन्युफैक्चरर के पार्ट पे बड़ा होगा. ओनली वो कंपनीज जिनको कि ये कॉस्ट वापस रिकवर कर सकती हैं बिकॉज ऑफ कस्टमर्स परचेज, वही स्पेंड कर सकते हैं, इतना पैसा खर्च करना. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं क्विकली. However, two studies by Kirmani have found that although consumers initially perceive the expensive advertising as a signal of high brand quality, at some level of spending, the manufacturer's advertising effort may be perceived as unreasonably high, implying लो मैन्युफैक्चरर कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट क्वालिटी. तो ये कह रहा है कि शुरू में तो ये अच्छा है कि हो सकता है कि बायर को लगे कि इट हैज़ हाई क्वालिटी, बट एक टाइम के बाद इट मे बी परसीव्ड एज कि मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है. ठीक है, लो कॉन्फिडेंस में ये ऐसा लग सकता है. If consumers perceive excessive advertising effort as a sign of manufacturers' desperation, the result may be less favorable brand perceptions. रिजल्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि लोगों के मन में इन ब्रांड्स के परसेप्शंस ऐसे बन जाएं कि वो इन्हें फेवर नहीं करेंगे. इन एडिशन, अ थर्ड स्टडी बाय किरमानी ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स फाउंड दैट द यूज ऑफ कलर अफेक्टेड कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ ब्रांड्स क्वालिटी. सो कलर और कंज्यूमर के परसेप्शन में कुछ कोरिलेशन यहाँ बताया गया है कि बिकॉज कंज्यूमर्स रिकॉग्नाइज दैट कलर एडवर्टीजमेंट आर मोर एक्सपेंसिव दैन ब्लैक एंड वाइट. कलर एडवर्टीजमेंट मोर एक्सपेंसिव होते हैं. द पॉइंट एट विच रेपिटेशन ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज परसीव्ड एज एक्सेसिव कम्स सूनर फॉर अ कलर एडवर्टीजमेंट दैन फॉर ब्लैक एंड वाइट एडवर्टीजमेंट. क्योंकि कलर्ड एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा पैसे लगते हैं तो कलर एडवर्टीजमेंट के लिए वो पॉइंट जल्दी आता है, जबकि इसे परसीव किया जाता है कि ये जो लो कॉन्फिडेंस वाली हमने बात की, तो ये कलर एडवर्टीजमेंट्स के लिए जल्दी आता है, ब्लैक एंड वाइट एडवर्टीजमेंट्स के लिए लेट से आता है. तो ये था हमारा आरसी. लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन. जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू व्हाट. सो वी विल हैव टू एलिमिनेट आवर ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट फाइंडिंग्स. सो is it to present findings that contradict one explanation for the effect of a particular एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस. ओके, तो ये जो ऑप्शन है इट सेज कि प्रेजेंट फाइंडिंग्स दैट कॉन्ट्राडिक्ट वन एक्सप्लेनेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग. तो ये जो ऑप्शन है आई थिंक
ये ऑप्शन में बात करी जा रही है कि ये एक फाइंडिंग प्रेजेंट करे जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करे एक एक्सप्लेनेशन को फॉर द इफेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखिए ये कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट करने की बात नहीं की जा रही है, राइट, एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंटिंग एनी फाइंडिंग्स। एक तो फाइंडिंग्स नहीं प्रेजेंट की जा रही है और एनी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस। सो दिस इज आउट ऑफ स्कोप, तो इसको हम बाहर कर देंगे, राइट। नेक्स्ट, argue that the theoretical explanations about the effects of particular advertising practices are of limited value without empirical evidence। ठीक है, एक तो विदाउट empirical evidence कोई बात नहीं करी गई, और बाद में ये है कि argue that the theoretical explanations about the effects of a particular advertising practices are of लिमिटेड वैल्यू। नहीं, ऐसा आर्ग्यूमेंट की कोई बात नहीं की जा रही, ठीक है। दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ स्कोप। डिस्कस हाउ एंड वाई पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस में अफेक्ट कंज्यूमर्स परसेप्शन। ओके, हम इसको होल्ड पे रख सकते हैं, ये हमें पता नहीं कि ये सही होगा या गलत होगा। नेक्स्ट, कंट्रास्ट द रिसर्च मेथड्स यूज्ड इन 2 डिफरेंट स्टडीज ऑफ अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस। देखिए इस पैसेज में कहीं भी कॉन्ट्रास्ट नहीं किया गया है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स टू कंपेयर टू काइंड्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। तो किसी रिसर्च मेथड्स के बीच में यहाँ पे कंट्रास्ट नहीं दिखाया गया है कि 2 डिफरेंट स्टडीज ऑफ अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस। सो दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ स्कोप। एंड फाइनल, explain why a finding about consumer responses to a particular advertising practice was unexpected. Okay, explain why a finding about consumer response to a particular advertising practice was unexpected. Okay, तो एक particular advertising practice की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, right? Which particular advertising practice are you talking about? So this is wrong. So this is kind of distortion or out of scope, you can say. So our correct option will be only this. Okay, this is the closest option. Okay, so it is discussing how and why particular advertising practices may affect consumers' perceptions. Next, RC पे चलेंगे हम लोग, RC number 2. Okay, let's start. Women's grassroots activism and their vision of a new civic consciousness lay at the heart of the social reform in the US throughout the progressive era, the period between the Depression of 1983 and the America's entry into the Second World War. Though largely disenfranchised except for the school elections, white middle-class women reformers won a variety of victories, notably in the improvement of working conditions, especially for the women and children. Ironically, though, child labor legislation pitted women of different classes against one another. तो यहाँ पे एक्टिविज्म एंड जो है एक्टिविस्ट अमेरिकन सोशल रिफॉर्मर्स, जो विमेन फीमेल रिफॉर्मर्स हैं, उनकी बात की जा रही है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली वही कहा गया है कि तो लार्जली डिसएनफ्रेंचाइज्ड, क्योंकि लार्जली डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब हमें नहीं पता है, तो लेट इट बी समथिंग एक्सेप्ट फॉर द स्कूल इलेक्शंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग कंडीशंस। सो उन्होंने कुछ छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीती थी जो कि थी जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन में सुधार आया था स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, लेकिन वहीं पे कुछ चाइल्ड लेबर लेजिस्लेशन हुआ था जो कि विच पिटेड वुमेन ऑफ डिफरेंट क्लासेस अगेंस्ट वन अनदर। नेक्स्ट में हम जाते हैं to the reformers, child labor and industrial homework were equally inhumane. Okay, inhumane practices that should be outlawed, but as a number of women historians have recently observed, working class mothers did not always share this view. Okay, तो social reformers को लगता था कि child labor और industrial homework दोनों equally inhumane practice होते थे, but बहुत सारी विमेन हिस्टोरियंस ने ये देखा है कि वर्किंग क्लास मदर्स जो हैं दे डिड नॉट शेयर दिस व्यू। ओके, उनको ऐसा नहीं लगता था। गिवन द प्रीकेरियस फाइनेंसेस ऑफ द वर्किंग क्लास फैमिलीज एंड नेसेसिटी ऑफ पूलिंग द वेजेस of as many family members as possible, working class families viewed the passage and enforcement of stringent child labor statutes
Okay, they viewed the passage and enforcement of stringent child labor statutes as a personal economic disaster and made strenuous efforts to circumvent child labor laws. Okay, yet reformers rarely understood this resistance in terms of desperate economic situation. तो वो चाइल्ड लेबर लॉस को यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो लोग वापस लगाना चाह रहे थे, लेकिन सोशल रिफॉर्मर्स अंडरस्टूड दिस रेजिस्टेंस इन टर्म्स, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ desperate economic situation of the working class families, but they did interpret it instead as an evidence of poor parenting. Okay, उनको लगता था कि this is a poor parenting. This is not to dispute women reformers perception. यहाँ ऑथर का ओपिनियन है, ऑथर कह रहे हैं कि दिस इज नॉट टू डिस्प्यूट women reformers perception of the child labor as a terribly exploitative practice, but their understanding of the child labor and their legislative solutions for ending it failed to take account of the economic needs of the working class families. तो उनकी जो समझ थी of child labor and their legislative solutions for ending it, वो उनके इकोनॉमिक नीड्स और वर्किंग क्लास फैमिलीज की इकोनॉमिक नीड्स के बारे में वो कंसिडर करना भूल गए. ओके, चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर सी. लेट्स सी द क्वेश्चन. प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू व्हाट? Let's read the question one by one. Explain why women reformers of the progressive era failed to achieve their goals. Okay, progressive era में women reformers का कोई गोल नहीं था. यहाँ पे हमें कोई किसी गोल की बात नहीं की जा रही है जो कि वो लोग फेल कर गए अचीव करने में. ओके, सो दिस इज perfectly out of scope. Okay, discuss the origins of the child labor laws in the late 19th century and early 20th century. ओके, ऑरिजिन्स ऑफ चाइल्ड लेबर लॉ के बारे में यहाँ बात नहीं की जा रही है. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बताया है कि चाइल्ड लेबर लॉ आ गए थे, लेजिस्लेशन हो गया था उनका और उन्होंने डिफरेंट क्लासेस को एक दूसरे के अगेंस्ट स्प्लिट कर दिया था. बट द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज नॉट दिस. ओके, तो ये तो क्लियरली आपका डिस्टॉर्शन है. ओके, next, compare the living conditions of the working class and middle class women in the progressive era. अच्छा, यहाँ पे वर्किंग क्लास के बारे में बात तो की गई है, लेकिन मिडिल क्लास के बारे में उतनी ज़्यादा बात की भी नहीं गई है, और अगर की भी गई होती तो भी इस पैसेज का मेन पर्पस ये नहीं था कि हम उनके लिविंग कंडीशंस को कंपेयर करें. सो दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन. मूव टू नेक्स्ट. Discuss an oversight on the part of the women reformers of the progressive era. ओके, तो इसको हम होल्ड पे रख सकते हैं क्योंकि ये क्या कह रहा है? डिस्कस एन ओवरसाइट ऑफ द पार्ट ऑफ द विमेन रिफॉर्मर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो जिस तरह से देख रही थी इस प्रोग्रेसिव एरा में, ठीक है, तो उनकी जो सोच थी, उनका जो नज़रिया था, उसके बारे में ये बात कर रहा है. तो इसको हम होल्ड पे रख सकते हैं. ये हमें ज़्यादा कुछ ये नहीं कहता कि ये सही था, गलत था, या ऐसा था वैसा था. ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं. लास्ट, revise a traditional view of the role played by the women reformers in enacting progressive era reforms. Okay, so लास्ट दो ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, बट लास्ट ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. इसलिए कर सकते हैं बिकॉज इट इज सेइंग द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू रिवाइज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द रोल प्लेड बाय द विमेन रिफॉर्मर्स के जो व्यू थे, हम उसको किसी को रिवाइज नहीं कर रहे हैं. ये इस पैरा का ऑब्जेक्टिव नहीं है. Okay, so this is wrong, this is out of scope, and this is your right answer. Okay, discuss an oversight on the part of the women. All right, तो ये थे हमारे दो RCs that we did in this video. आने वाले वीडियोस में we will do more RCs. ठीक है, और ये हमारे अभी GMAT के RCs चल रहे हैं, let me tell you quite frankly, and again repeating, I'm not the source of these videos. Okay, I'm not the source, or I'm not gaining any money from these videos. So yeah, okay, I hope nobody should have any problem. All the rights go to the respective owner. All right, chaliye, see you in the next video. Bye bye.